धमकियों से डरे प्रधानमंत्री जी। ईरान और रूस से हमारे जो व्यापारिक रिश्ते थे उससे किनारा कर लिया और इजराइल की तरफ दोनों हाथ खोलकर बढ़ रहे हैं गले लगने। एप्स्टीन को साहब बोलना जरूरी है इस देश में, नाराज हो जाएंगे मोदी जी, इसलिए मैं एप्स्टीन साहब बोलूंगा, आपको बुरा लगे तो माफी। तो एप्स्टीन साहब की जो फाइल्स हैं उन फाइल्स ने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी, लेकिन हमारी मोदी सरकार के लिए, हमारी मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए, मोदी सरकार की रक्षा नीति के लिए एप्स्टीन एक नायक है, हमारे लिए खलनायक है, मोदी सरकार के लिए वो नायक है। तो इसमें प्रमुख पात्र आपको सब दिख जाएंगे। यू विल सी द लीडिंग कैरेक्टर्स ऑफ दिस। जेफरी ने बना दी जोड़ी। आज प्रधानमंत्री जी इजराइल की यात्रा पर हैं, अभी पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे। पहली बार वो 2017 में वहां गए थे या भेजे गए थे या भिजवाए गए थे, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन जिस माहौल में इजराइल का ये दौरा हो रहा है उस माहौल को भी समझना जरूरी है। जो हमारा एक बहुत पुराना साथी है ईरान, उस पर अमेरिका हमला बोलने की काफी खबरें आ रही हैं कि कभी भी हो सकता है। इस माहौल में प्रधानमंत्री जी इजराइल गए हैं। धमकियों से डरे प्रधानमंत्री जी। ईरान और रूस से हमारे जो व्यापारिक रिश्ते थे उससे किनारा कर लिया और इजराइल की तरफ दोनों हाथ खोलकर बढ़ रहे हैं गले लगने। इसकी एक क्रोनोलॉजी है और वो क्रोनोलॉजी मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। मोदी जी जब कुर्सी पर बैठते ही ये क्रोनोलॉजी शुरू हो गई, अमेरिका में शुरू हुई। उसके भी पात्र यहां कुछ दिख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर। भारत की जो विदेश नीति रही है हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हम दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर हमेशा चले हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। फाइल्स हैं एप्स्टीन साहब की। एप्स्टीन को साहब बोलना जरूरी है इस देश में, नाराज हो जाएंगे मोदी जी, इसलिए मैं एप्स्टीन साहब बोलूंगा, आपको बुरा लगे तो माफी। तो एप्स्टीन साहब की जो फाइल्स हैं उन फाइल्स ने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी। पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आपको यहां समझ में आएगी। और इसमें अकेले पूरी नहीं है, इसमें अनिल अंबानी भी हैं। आज एक और कैरेक्टर, एक और पात्र का इसमें आज एंट्री होती है। अब जेफरी एप्स्टीन मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए एक नामी यौन अपराधी है, एक बलात्कारी है, एक पापी है। लेकिन हमारी मोदी सरकार के लिए, हमारी मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए, मोदी सरकार की रक्षा नीति के लिए एप्स्टीन एक नायक है, हमारे लिए खलनायक है, मोदी सरकार के लिए वो नायक है। आप कहेंगे कि भाई वो तो मर चुका है, आप उसको है क्यों बोल रहे हैं, था क्यों नहीं बोल रहे। You may get this doubt that Epstein is dead. Why am I talking about him in present tense? देखिए साहब, एप्स्टीन भले मर गया, एप्स्टीन हमारी सरकार के फैसलों में, हमारी सरकार की नीतियों में जिंदा है। एप्स्टीन एक विचार है, एप्स्टीन मरा नहीं करते, विचार कभी मरते नहीं है। एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है और मैं दावे के साथ ही कह रहा हूं। अब मैं जब क्रोनोलॉजी पे आऊं तो 2014 से 17 के बीच एप्स्टीन और हरदीप पुरी की कम्युनिकेशन, एप्स्टीन और अनिल अंबानी की कम्युनिकेशन, इस सब पे मैं भी आऊंगा, पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा आपको। एहूद बराक एक और पात्र हैं जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी थे, एक इससे पहले, और
वहां की एजेंसी मोसाद के बड़े जाने माने नाम माना जाता है। ये जो पार्ट 2 हो रहा है ना इजराइल का, ये भी नरेंद्र मोदी का बेचारे का खुद का फैसला नहीं, ये मैं अब उनको ब्लेम कर दूं अच्छा नहीं। देखिए इसमें एप्स्टीन साहब की जिम्मेदारी, इसमें इस लॉबी की जिम्मेदारी। ये जो नच बलिए का सीजन 2 है, इसका भी डायरेक्टर जो है वो नच बलिए, तो आप समझ रहे हैं क्योंकि एक मेल आई थी कि नाचा गाया जो भी, इसके भी डायरेक्टर एप्स्टीन हैं। और जो पिछले दिनों ट्रेड डील में हमने जल्दबाजी में सरेंडर किया, ये सब उसी कड़ी का हिस्सा है। मोदी जी जानते हैं कि एप्स्टीन की जो आंच है उन तक भी आ सकती है। पुरी, हरदीप पुरी सिर्फ एक प्यादा है, कहानी उससे ज्यादा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला। ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी पे लाता हूं। अब 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को कि मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 3:11 पे एक मेल भेजते हैं। Will need your guidance on dealing with White House for India's relationship and defense cooperation. ये किसके बिहाफ पे लिखा जा रहा है? अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 2 मार्च 2017 को लिखते हैं कि मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए कि भारत व्हाइट हाउस से अपने रिश्ते कैसे रखेगा और किस तरह की डिफेंस कोऑपरेशन भारत और अमेरिका में हो सकती है, इस पे मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अनिल अंबानी लिख रहे हैं 2 मार्च को 2017 को जेफरी एप्स्टीन को। स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि काफी तारीखें हैं, काफी मेल्स हैं। क्लियर? अब जेफरी एप्स्टीन उसका जवाब देते हैं 1 मिनट के बाद, 3:12। इंटरेस्टिंग, रिमेंबर व्हाट आर यू विलिंग टू गिव, नो आइडियोलॉजी नीडेड, टिट फॉर टैट। कि बोले बढ़िया, वेरी गुड, अब ये बताइए आप हमें क्या दे सकते हैं, इसमें कोई विचारधारा की जरूरत नहीं है, एक हाथ दे एक हाथ ले। ये जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को सीधी सीधी बात कर रहे हैं, खरी खरी बात कर रहे हैं। 3:14, 1-1, 2-2 मिनट के गैप में अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, इंडियन मार्केट वॉट एवर वर्क्स, पूरा भारत का बाजार खोल देंगे, जो भी आपको चाहिए दे देंगे। इंडियन मार्केट वॉट एवर वर्क्स, ये 4 शब्दों की मेल है अनिल अंबानी की जेफरी एप्स्टीन को 3:14। तारीख 2 मार्च 2017। 3:19 पे जवाब आता है जेफरी एप्स्टीन का अंबानी को, आई विल गेट सम इनसाइड बेसबॉल फॉर यू। ये एक अमेरिका का स्लैंग है। इनसाइड बेसबॉल का मतलब कि अंदर क्या चल रहा है, वो जो अंदर स्कूप है, अंदर की कोई खबर है, वो मैं आपको देता हूं पता लगा के। ठीक है साहब। कुछ मिनटों बाद, आधे घंटे बाद, 4 बजने में 1 मिनट कम, 3:59 PM पे जेफरी एप्स्टीन एहूद बराक को लिखते हैं, सीधा एहूद बराक पे बात पहुंच गई। कैन यू गिव मी सम इंसाइट इनटू व्हाट रोल इंडिया माइट प्ले इन यूएस डिफेंस विशेस। क्या एहूद बराक जी आप मुझे कुछ जानकारी दे सकते हो कि भारत की भूमिका, अमेरिका की जो इच्छा है रक्षा के मामले में, अमेरिका की जो नीति है रक्षा के मामलों में, सौदों के मामले में, भारत की क्या भूमिका हो सकती है? अनिल अंबानी को वापस रिपोर्ट करना है। अनिल अंबानी यहां किसी को रिपोर्ट करने वाले होंगे, तो रिपोर्ट करने से पहले जेफरी एप्स्टीन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक को कहते हैं, साहब मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अब शायद उनकी आपस में फोन पे बात हुई होगी, क्योंकि एहूद बराक की मेल्स बहुत कम है, समझदार होंगे, कम से कम हरदीप पुरी से तो समझदार होंगे ही, तो फोन पे बात करते होंगे।
और क्योंकि एजेंसी के आदमी है वहां, तो और समझदार होंगे, सावधान रहते होंगे। जो भी हो, फोन पे बात हुई होगी। अब आइए आप 16 मार्च 2017 में अनिल अंबानी जी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, हेलो, आई वॉज इन डेली, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प for me to meet Jared and Bannon ASAP. Please advise. Likely visit to DC by Prime Minister in May to meet Donald. Also assistance on that. अब ये बड़ा ही रोचक मेल है साहब, बड़ी महत्वपूर्ण मेल है। अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 16 मार्च 2017 को लिखते हैं। अब मैं हिंदी में बताता हूं आपको। हेलो, मैं दिल्ली में हूं यथा नेतृत्व, भारत सरकार नेतृत्व आपकी मदद चाहता है कि मैं जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और स्टीव बैनन ट्रंप के बहुत पुराने, बहुत सहयोगी रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं, उनका इलेक्शन मैनेजर रहे हैं। स्टीव बैनन का नाम आप गूगल करेंगे, समझ में आ जाएगा कि भारत का नेतृत्व चाहता है आपकी मदद कि मैं, यानी कि अनिल अंबानी, जैरेड कुशनर से और बैनन से, स्टीव बैनन से तुरंत मिल पाऊं। प्लीज एडवाइस, सलाह दीजिए। प्रधानमंत्री शायद मई में वॉशिंगटन जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, उसमें भी मुझे आपकी मदद चाहिए। ये अनिल अंबानी लिख रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। उसके बाद मेल्स में है एक्सचेंज कि किस नंबर पे बात करूं, फिर नंबर पे बात हुई होगी। उन कॉन्वर्सेशंस में क्या हुआ, उन कॉल्स में क्या हुआ, हमें नहीं मालूम, इसलिए उस पर मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। अब आइए 29 मार्च 2017 अंबानी साहब लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को, द व्हाइट हाउस अनाउंस यस्टरडे पीएम मोदीज ट्रिप टू डीसी, कैन यू टेल मी व्हेन एंड द डेट्स, थैंक्स। कि व्हाइट हाउस से एक घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री अमेरिका आ रहे हैं, क्या आपको मालूम है डेट्स क्या है? ये किसके बिहाफ पे पूछ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। इस सब में फॉरेन ऑफिस का कोई रोल नहीं है, इस सब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भूमिका नहीं है, इस सब में भारत के राजदूत दरकिनार बैठे हुए हैं, कभी हरदीप पुरी, कभी अनिल अंबानी, एप्स्टीन साहब तो हैं ही। इस तरह से हमारी विदेश नीति चल रही है आज भी। 2014 से लेकर आज तक ये लोग हमारी विदेश नीति चला रहे हैं। खून नहीं खोलता आपका, मुझे बताइए। जेफरी एप्स्टीन का जवाब सुनिए उसी दिन, कुछ मिनट बाद, आई एम टोल्ड इट इज अ पार्ट ऑफ द इजराइल स्ट्रैटेजी। भारत की इजराइल स्ट्रैटेजी का निर्णय के कॉन्टोर्स का फ्रेमवर्क ऐसे तय हो रहा है। आज प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं ना, ये ऐसे तय हो रहा है। जेफरी एप्स्टीन ने तय किया। ये नींव जो डली 2014 के बाद भारत और इजराइल के संबंधों की, ये जेफरी एप्स्टीन ने तय किया। ये नींव उसने डाली। एहुद बाराक, जेफरी एप्स्टीन, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, ऐसे बनी हमारी विदेश नीति। I am told it is a part of Israel's strategy. Should know more after I return from Paris. For your information, I am told that Buy India, BUY, Buy India, in reality is limited to a certain category of things. That is, many can only be truly made in America. IT, yes. Jet engines, no. However, very enthusiastic over having private business involved, as it is seen to be much less corrupt than government. ये जेफरी एप्स्टीन की मेल है अनिल अंबानी को कि ये जो भारत का सामान खरीदो, ये सब बड़ा छोटी सी बात है, लिमिटेड बात है, सीमित है। आईटी तक तो ठीक है, कोई जेट इंजन नहीं खरीदेंगे भारत से। और हां, यहां ये इस बात की बहुत रुचि है कि प्राइवेट सेक्टर से इंटरैक्ट करें, डील करें, क्योंकि सरकार भ्रष्ट है। ये जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को कह रहे हैं। ये है 29 मार्च 2017 की मेल। इसका अर्थ क्या हुआ? स्पष्ट तौर पे इसका अर्थ हुआ कि भारत, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से भारत की मीटिंग, मोदी साहब की मीटिंग, इजराइल के एजेंडा को पुश करने के लिए हो रही थी। द मीटिंग दैट वाज हेल्ड बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज टू पुश, एसेंशियली वाज टू पुश द इजरायली एजेंडा। ऐसे बनी हमारी इजराइल की आज की नीति। एहुद बाराक, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, इन सबके हाथ की कठपुतली भारत का प्रधानमंत्री, और बना फिरता है विश्व गुरु।
आइए 31 मार्च पर ले चलता हूं आपको। अंबानी साहब लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को, और इन सब की नींव में हमारे हरदीप पुरी हैं साहब। भूलना मत, मैं फिर आऊंगा हरदीप पुरी साहब पर। वो अगर अभी देख रहे हो, सुनते हैं, सुना है, देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल उनके ऊपर जो होती है, तो उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि भूलेंगे नहीं, अभी बहुत कुछ आना है उनका भी। तो 31 मार्च को अनिल अंबानी जी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, हेलो, एनी विजिबिलिटी ऑन डेट्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू डीसी, पीएम इन इजराइल 5-6 जुलाई, हु डू यू नो फॉर ट्रैक 2। अब ये बोल रहे हैं साहब कुछ और कुछ क्लैरिटी आई, हमारे प्रधानमंत्री डीसी कब जाएंगे? और प्रधानमंत्री 5 और 6 जुलाई को इजराइल में हैं। अब मुझे यह बताइए कि किसी को आप जानते हैं जिससे मैं ट्रैक 2 कर सकूं इजराइल के बारे में? ये ट्रैक 2 अनिल अंबानी के माध्यम से क्यों हो रहा था? ट्रैक 2 में भी बहुत स्थापित लोग हैं। अब हमारे सवाल भी हैं इस पर्टिकुलर मेल पर, इस मुद्दे पर मैं थोड़ा रुकता हूं। क्या एहूद बराक ट्रैक 2 था? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एप्स्टीन अनिल अंबानी को एहूद बराक से इंट्रोडक्शन दे रहा है, परिचय करवा रहा है। अब वो मिले या नहीं मिले हमारी जानकारी में नहीं, फोन पे क्या बात हुई हमें नहीं मालूम। लेकिन ये जो आपके सामने है, फिर जेफरी अंबानी जी को कहता है लेट्स टॉक ऑन फोन। जब इन्होंने पूछा कि ट्रैक 2 में किसी को आप जानते हैं इजराइल से संबंधित, तो बोला कि फोन पे बात करते हैं। फिर उन्होंने क्या बात की हमें नहीं मालूम। 19 मई 2017 एहूद बराक उस दिन न्यूयॉर्क वापस लौट रहे हैं। उस दिन सुबह 10:30 बजे जेफरी एप्स्टीन मिलते हैं हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी से। 19 मई 2017 सुबह 10:30 बजे न्यूयॉर्क में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से मिलते हैं और एहूद बराक से 5 बजे मिलते हैं। 23 मई को जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी से मिलते हैं। लगातार ये मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार मेल्स चल रही हैं। ये ट्रायंगल, एक अजीब सा ट्रायंगल बना हुआ है, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, एहूद बराक, और उस ट्रायंगल के बीच में है जेफरी एप्स्टीन। ये हमारी विदेश नीति का ट्रायंगल है, और यही ट्रायंगल हरदीप पुरी का सुरक्षा कवच भी बना हुआ है। अभी तक कैबिनेट में इसीलिए बैठे हैं, इसी ट्रायंगल ने बचा के रखा है। 5 जून को हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, जेफ इफ यू आर बैक इन टाउन आई वुड लाइक टू ड्रॉप बाय फॉर अ चैट। क्या अगर आप शहर में हैं तो मैं आकर मिलना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। 6 जून को जेफरी एप्स्टीन जवाब देते हैं, फोन टुमारो आई रिटर्न 15th, कि सुबह कल बात करते हैं, मैं 15 को लौट रहा हूं। और उसके बाद लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन, द मिडल ईस्ट डिड नॉट गो वेल, आई हैव सम स्ट्रॉन्ग व्यूज। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आज इसके बारे में और बताता हूं। जेफरी एप्स्टीन की जो भाषा, जो टोन है इस मेल की, थोड़ी नाराज है कि मैं खुश नहीं हूं, जो मिडल ईस्ट वाला हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मेरा इसके मामले में कुछ अलग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। क्या हुआ था साहब? 15 से 18 मई 2017 में महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, ये बात एप्स्टीन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आई, ये बात एहूद बराक को पसंद नहीं आई, और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की रोबोट जूनियर हरदीप सिंह पुरी से। रोबोट सीनियर तो आपको मैंने बता दिया, बाल नरेंद्र ने जब रोबोट बनाया था, बड़ा होकर वो खुद रोबोट बन गया। रोबोट जूनियर हरदीप पुरी को नाराजगी बताई जा रही है, आई एम नॉट हैप्पी, आई हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज। अब 25 और 26 जून 2017 प्रधानमंत्री फाइनली अमेरिका पहुंच गए, और उसके बाद 4 और 6 जुलाई के बीच इजराइल गए। जब वो इजराइल गए, पहले प्रधानमंत्री भारत के जो इजराइल गए थे, पैलेस्टीन नहीं गए। क्यों? क्योंकि रोबोट को वही करता है जो रोबोट को करने को कहा जाता है। यहां भी वही हो रहा है। आइए 6 जुलाई 2017 जेफरी एप्स्टीन, ये बड़ी रोचक बात है, जेफरी एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन हैं जाबोर वाई, उनको कहते हैं द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस। ये पूरी मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई, कैसे एडवाइस ली, किसके माध्यम से ली। हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, एहूद बराक, एप्स्टीन सबसे ऊपर।
The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago and it worked. कि मेरी सलाह ली भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने और इजराइल में नाचे गाए, अमेरिकन राष्ट्रपति को खुश किया और वो कारगर साबित हुआ. इट वर्कड. अब ये पढ़ने के बाद तो मेरे को आगे बोलने की भी इच्छा नहीं है. मुझे लगता है आपको सुनना भी कुछ जरूरी नहीं बचा. ये हुआ हमारी विदेश नीति के साथ. ये रोबोट प्राइम मिनिस्टर हैं. रोबोट का कंट्रोल गलत हाथों में है तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे बनेगी, सही नीतियां कैसे बनेगी, सही निर्णय कैसे होंगे, यह हमारे मन का में दर्द है. यह हमारे गुस्से का कारण है. इसीलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं. आप हमको जेल में डाल देते हैं, हमारे यूथ कांग्रेस वालों को डालो. यह नहीं बर्दाश्त होगा कि भारत, इतनी पुरानी सभ्यता, उसके प्रधानमंत्री का धागा, का कंट्रोल, का रिमोट कंट्रोल एप्स्टीन के हाथों में. कैसे बर्दाश्त होगा? और आगे बताता हूं. ये जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया कि वो सॉन्ग एंड डांस, इसीलिए मैं इसको नच बलिए पार्ट 2 कह रहा हूं. किस तरह से माइन्यूटली एप्स्टीन वॉज वॉचिंग द ट्रिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी टू इजराइल. कितना गहन रूप से वो स्टडी कर रहे थे इस ट्रिप को, ये भी ये बताता है. तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था वो यहां से मालूम पड़ता है. पूरी रिपोर्ट थी उनकी. कौन बता रहा था उनको, हम ये भी जानना चाहते हैं. अब बहुत रोचक तथ्य अंत में बता रहा हूं, क्योंकि आगे कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस पे हमें करनी है. 2014 और 17 के बीच जब हरदीप पुरी लगातार एप्स्टीन से मिलते थे, उस दौरान एहूद बराक का एक खास साथी, मोसाद का एक बहुत बड़ा एजेंट योनी कोरेन उसी अपार्टमेंट में रहता था. आप सुन लीजिए साहब, है ना इंटरेस्टिंग बात. इंटरेस्टिंग भी है, डिप्रेसिंग भी है. मन में घबराहट होती है कि हमारा देश की सरकार किन लोगों के हाथ में खेल रही है. 2014 से 17 में, इंग्लिश में भी दोहराता हूं, बिटवीन 2014 एंड 17 when Hardeep Puri was hobnobbing with Jeffrey Epstein, Ehud Barak's chief aide Yoni Koren lived in this apartment, the same apartment of Jeffrey Epstein 13 times, 13 बार, कई दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, 13 बार. हम ये कैसे मान लें कि जेफरी एप्स्टीन, हरदीप पुरी, जो कि खुद एक अनधिकृत व्यक्ति था उस वक्त के लिए, सरकार का नुमाइंदा नहीं था, मोसाद के एजेंट से मिलकर क्या तय करता था वो तो आज भी आपको दिखेगा. जब इजराइल जा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या तय करता था वो तो आपको इजराइल पिछली बार जब गए तब भी पता चल गया. योनी कोरेन बहुत बड़ा एजेंट माना जाता था, वो नहीं है दुनिया में. उसके बारे में एहूद बराक लिखते हैं, अ टैलेंटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर विथ एंडलेस लॉयल्टी टू द रोल, द आईडीएफ एंड द स्टेट. एक कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स ने, जिसको सीएचएस कहते हैं, एफबीआई को बताया, एप्स्टीन वॉज क्लोज टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल एहूद बराक एंड ट्रेन्ड एज अ स्पाई अंडर हिम. ये बात एफबीआई के स्टेटमेंट में है कि एप्स्टीन एक स्पाई था, उसकी ट्रेनिंग एहूद बराक के अंडर हुई. मैं 2-3 बार दोहराऊंगा क्योंकि ये समझ लेना चाहिए हमें. भारत को सबसे बड़ा खतरा अगर आज किसी से है तो भारत की सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे है. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.